केरल में बारिश का कहर जारी, 25 से ज्यादा लोगों की मौत, नदियां उफान पर, बांधों में भरा पानी। रेड अलर्ट जारी, सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। केंद्र ने दिया हर संभव सहायता का भरोसा। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का लिया जायजा। चार धाम यात्रा मौसम ठीक होने तक रोकी गई। आज राज्य के सभी स्कूल हैं बंद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित राजधानी दिल्ली में भी भारी बारिश। जम्मू कश्मीर के विकास में ऐतिहासिक दिन, जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई के बीच निवेश को लेकर समझौते पर हुए हस्ताक्षर। राज्य में बड़े स्तर पर होगा आधारभूत ढांचा विकास और अन्य परियोजनाओं में आएगी तेजी। कोविड के खिलाफ जंग में उल्लेखनीय सफलता, पिछले 8 महीनों में सबसे कम 13,000 मामले। मुंबई में 19 महीनों के बाद कोविड से एक भी मौत नहीं हुई दर्ज। टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी, अब तक 97,79,00,000 से ज्यादा लगाए गए टीके। विदेश मंत्री के रूप में अपनी पहली इजरायल यात्रा पर पहुंचे एस जयशंकर ने भारतीय यहूदी समाज से किया आत्मीय संवाद। भारत में यहूदियों के योगदान को किया याद। सुधरते कोरोना हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें पहुंची अपने उच्चतम स्तर पर। बिजली जनरेटरों की मांग के चलते आया जबरदस्त उछाल। और स्कॉटलैंड ने T20 विश्व कप टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 6 रन से हराया। भारत आज इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में खेलेगा। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां, और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पे पहले डालते हैं नजर। वो खबर केरल से। केरल में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। दक्षिण व मध्य केरल में भारी बारिश से भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। मौसम विभाग ने राजधानी तिरुवनंतपुरम सहित कोल्लम, पलक्कड़ सहित कुल 11 जिलों के लिए 19 तारीख तक ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की है। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में कोट्टयम भी शामिल है। बारिश के कारण अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों के लिए जिले में 33 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। सेना के साथ दक्षिणी नौसेना कमान भी राहत व बचाव काम में लगी हुई है। नौसेना के हेलीकॉप्टर और खाद्य सामग्री भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के लिए मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रविवार देर रात से उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि चमोली में आज बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा फिलहाल मौसम ठीक होने तक रोक दी गई है। आज राज्य के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पूरे देश के लिए भी जारी किए गए मौसम बुलेटिन में मौसम विभाग ने कहा है कि हालिया मौसम में बदलाव अफगानिस्तान और इसके आसपास स्थित पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत में भी दिखाई दे सकता है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर राज्य की भारी बारिश से बचाव हेतु की जा रही तैयारियों के विषय में जानकारी ली और केंद्र सरकार द्वारा राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और उत्तराखंड में किस प्रकार के इस वक्त हालात है, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी अवधेश नौटियाल हमारे साथ में मौजूद है। अवधेश, इस वक्त का अपडेट क्या है, क्योंकि बारिश क्या पूरे राज्य में हो रही है या कुछ जगहों पे अभी हो रही है इस वक्त?
जी आनंद, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि जो बारिश है वो लगातार जारी है। कल 17 तारीख से बीच में रुक रही है, लेकिन जो पर्वतीय जिले हैं खासतौर से वहाँ पर मध्यम बारिश है। बात करूँ मैदानी जिलों की, देहरादून हरिद्वार में यहाँ पर हल्की बारिश है। बारिश लगातार हो रही है। अभी ऐसा कुछ कहीं से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, अप्रिय सूचना नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से आपदा प्रबंधन तंत्र जो है अलर्ट है, सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, मुख्यमंत्री हर पल की अपडेट ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो जिस चीज़ को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है, लोग जानना चाहते हैं, वो है चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा की बात करूं तो चारधाम यात्रा में कल सुबह जो 12 बजे के आसपास जितने यात्री एंटर कर चुके थे, केवल वो यात्री सुबह से दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा किसी को अभी भी वहां चारधाम जाने की इजाजत नहीं है, कोई एंट्री नहीं हो रही है। जितने भी चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट से सभी यात्रियों को वापिस भेजा जा रहा है। अगर बात करें केदारनाथ और बद्रीनाथ की, तो ये दो ऐसे धाम है जहां पर दूर पहाड़ियों में बर्फबारी हो रही है। बारिश सुबह से जारी है। जहां बद्रीनाथ में मध्यम बारिश है तो केदारनाथ थोड़ा तेज बारिश हो रही है, लेकिन अभी जो है बर्फबारी केदारनाथ धाम के अंदर शुरू नहीं हुई है, थोड़ा दूर जो है बर्फबारी हो रही है। लेकिन यात्री सब सुरक्षित हैं। धीरे धीरे करके जो यात्री धामों के अंदर हैं, जो कल सुबह 12 बजे तक एंटर कर गए थे, वो लोग दर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा अभी तक सरकार ने 19 तारीख तक के लिए अभी तक जो है यात्रा पे ब्रेक लगाया हुआ है, यात्रियों को रोका हुआ है। उसके 19 तारीख के बाद सरकार अगला कदम उठाएगी। अगर बारिश आगे जारी रहती है, मौसम विभाग अगर आगे पूर्वानुमान देता है, तो उसके बाद सरकार डिसीजन लेगी। लेकिन अभी तक मौसम विभाग ने 19 तारीख का पूर्वानुमान दिया है। उत्तराखंड की बात करूं तो अभी तक की जितनी सूचनाएं हैं सब सुखद हैं। कहीं से किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना जान हानि की या बारिश की या बहुत भूस्खलन की नहीं मिली है। यहाँ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, स्थानीय प्रशासन बिल्कुल सतर्क है। पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। अब देश एक चीज़ ये कि जो यात्री चारधाम की यात्रा के लिए निकल चुके हैं और जिनको अब बॉर्डर पे या चेक पोस्ट पे जानकारी दी जा रही है, तो क्या उनके लिए भी कुछ इंतजाम किया गया? क्योंकि वो तो घर से निकल चुके हैं, तो सड़कों पे हैं। तो अगर मौसम इस प्रकार इस वक्त ऐसा हो रखा, तो क्या उनको कोई एक फौरी तौर पे राहत की आप रुकने के लिए, ठहरने के लिए? जी बिल्कुल, जो सरकारी गेस्ट हाउस हैं, जब कोई यात्री चेक पोस्ट पे पहुंच रहा है, बहुत सारा जो है पहले से ही जो है सब बता दिया गया था सरकार द्वारा, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए। और जो सरकार का तंत्र है उसने पहले ही सूचना दे दी थी कि फिलहाल जो भारी बारिश का पूर्वानुमान है उसके चलते आप यात्रा पर नहीं आए। लेकिन कुछ यात्री जो यात्रा पर आ चुके थे, अपने घरों से निकल गए थे, वो चेक पोस्ट तक पहुंच गए थे। तो चेक पोस्ट पर जो पुलिस प्रशासन है उनको समझा रहा है। जो नज़दीक की धर्मशालाएं हैं, जो नज़दीक के जो सरकारी गेस्ट हाउसेज है, वहाँ उनको भेजा जा रहा है। जिनके पास अपनी रहने की सुविधा हैं वो अपने होटलों में ठहर रहे हैं। जिनके पास अपने होटल नहीं है उनको सरकारी धर्मशालाएं, सरकारी गेस्ट हाउस वहां रुकाया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल जो देर रात मीटिंग हुई थी और उससे पहले भी जब अयोध्या थे, वो उन्होंने साफ जिलाधिकारी से साफ कहा था कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार के ठहरने की, भोजन की, रहने की, खाने की बिल्कुल भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो यात्री उत्तराखंड आए हैं वो हमारे अतिथि हैं, उनका पूरी तरह सत्कार करना, उनके पूरी तरह से ख्याल रखना ये सरकार का दायित्व है। तो अभी तक जो सरकार ने है बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए हुए, यात्री बेहद खुश हैं। कुछ यात्रियों से हमारी भी बात हुई थी, यात्रियों ने जो है सरकार के जो इंतजाम है, सरकार के इंतजाम को बेहतर बताया और कहा कि पहले के मुकाबले उत्तराखंड में बहुत बेहतर इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और किसी प्रकार यात्री निराश नहीं है। यात्री इंतजार कर रहे हैं 2 दिन बाद, जब मौसम जो है बारिश धीरे हल्की हो जाएगी या और दोबारा धूप खिलेगी, तो उसका यात्रियों को इंतजार है। हमारा भी यही कहना है कि जो यात्री चारधाम आना चाहते हैं या घूमने आना चाहते हैं वो अभी बिल्कुल ना आए, 2 दिन और वेट करें। अब देश एक चीज और स्पष्टता, छोटा सा जवाब, क्या स्कूल जो राज्य में बंद किए गए हैं, क्या वो महज आज के लिए हैं या इसको लेकर आगे भी कोई एक बंदी को लेकर, स्कूल के बंद रखने को लेकर कोई फैसला किया गया है? जी बिल्कुल आनंद, वो केवल आज का फैसला है। आज सोमवार के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। आगे को लेकर देर शाम को जब सीएम साहब दोबारा ब्रीफ करेंगे, दोबारा समीक्षा बैठक होगी, दिन भर की पूरी अपडेट होगी, कहां क्या स्थिति है किस जिले में। तो मुझे ये लगता है कि जिस जिले में ज्यादा सूचनाएं आएंगी, जहां पर अगर कोई इस तरह के समाचार मिलते हैं या रास्ते टूटने के, सड़क टूटने के समाचार मिलते हैं, उस जिले में स्कूल बंद रह सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से खोल दिए जाएंगे, लेकिन स्कूल केवल आज के लिए उत्तराखंड में बंद है। आगे का फैसला जो है आज शाम की बैठक में होगा। शुक्रिया अवधेश, हमारे साथ इस तमाम मसले पर विस्तार से अपडेट से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भी आज तेज बारिश के बाद नोएडा में कई जगहों पर जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के परिसर में पानी जमा होने की वजह से कर्मचारियों के साथ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली एनसीआर में भी कल से तेज बारिश को देखा जा रहा है। उसकी वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक भी एक तरीके से दबाव में देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस वक्त कुछ और ताजा तरीन खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हो रही है। इसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कर रहे हैं। महामारी के दौरान भाजपा पदाधिकारियों की यह पहली विस्तारित बैठक है। और इस अहम बैठक पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता रजनीश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। रजनीश, इस जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, इसका एजेंडा क्या है और किन विषयों पर मुख्य रूप से बातचीत हो रही है? जी, जो ये बैठक हो रही है, ये आज कार्यकारी बैठक है। कार्यकारी बैठक का मतलब होता है कि जो आगामी 3 महीने में कार्यक्रम होने हैं भाजपा के, उस पर बैठक हो रही है। बैठक आगामी चुनाव पे भी चर्चा हो रही है कि जो चुनाव 5 राज्यों के होने हैं, उसमें क्या क्या योजनाएं बनाई जाएंगी, उस पर कैसे कार्य किया जाएगा और किन पदाधिकारियों को चुनाव में और लगाया जा सकता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की जो योजना है, उसको कैसे जनता तक बताया जाए, समझाया जाए कि केंद्र सरकार ने ये एक काम किया है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। दूसरा जो सबसे बड़ी बैठक की चर्चा का विषय है, बताया गया कि कोरोना काल में जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो बाहर निकल कर उन्होंने सबकी मदद की। सरकार की जो योजना है कि 100 करोड़ वैक्सीन पूरी हो जाएगी 1-2 दिन में, उस चीज को लेकर भी जनता तक बताया जाएगा कि ये विश्व का पहला देश है जिसमें 100 करोड़ वैक्सीन लोगों को लग गई। इस तरह की कई चर्चा हो रही है। ये बैठक देर शाम तक चलेगी। और सबसे जो जरूरी बात हो रही है, इसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री का जो जन्म दिवस से लेकर 7 अक्टूबर तक प्रोग्राम बनाया गया था, उसके लेकर चर्चा हो रही है कि सभी लोग अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करें और आगामी चुनाव पे जो बैठक हो रही है, किनको टिकट देना है, किनको नहीं देना है, उन सब के रिपोर्ट कार्ड भी मांगा गया है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, उनसे भी रिपोर्ट मांगा गया है कि आप वहाँ पे उत्तर प्रदेश का क्या रहा, कैसे रहा, आगे चुनाव की क्या कार्यशैली होगी, फिर किस तरह का दिशा निर्देश जारी किया जाए। तो इस सब चीजों पे जगत प्रकाश नड्डा वो बैठक ले रहे हैं। जी रजनीश, एक तरीके से फोकस और चुनावी राज्यों पर कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा कि वहां पे संगठन को और कैसे धार दी जाए और सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने पर फोकस रहेगा कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें ये हो रही है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, और अगर पहुंच गया है तो केंद्र सरकार की योजनाओं को उनको बताया जाए कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये योजना आपके लिए लागू की गई थी, ये योजना आप तक पहुंची है, उस पर बैठक हो रही है। और इन पे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो चुनावी राज्यों पे फोकस किया जा रहा है कि वहां पे ज्यादा तौर पे बताया जाए, लोगों को बताया जाए कि हमने ये काम किया है। और उसके साथ साथ जनता तक जो भी पदाधिकारी लगाए जाएंगे वो रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे, और जब रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे वहां पे जनता तक बताएंगे तो वो रिपोर्ट कार्ड वापस जो पार्टी अध्यक्ष है उनको सम्मिलित किया जाएगा, उनको सबमिट किया जाएगा कि हमने ये रिपोर्ट कार्ड किया, हमारे ये क्षेत्र में लगाया गया था, हमने ये काम किया है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। उसी के तौर पे आगे के जो विधानसभा चुनाव है उन पे कह सकते हैं कि टिकट बंटवारे में भी काफी मुख्य भूमिका होगी कि किनको टिकट, जिन विधायकों ने, जिन मंत्रियों ने काम किया होगा उनको टिकट दिया जाएगा, जिन्होंने काम नहीं किया होगा उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाए, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। जी, तो रजनीश, एक तरीके से राज्यों से संगठन के माध्यम से जो रिपोर्ट कार्ड है वो केंद्र में संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों तक पहुंचा, अब इसकी समीक्षा भी होगी, उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये समीक्षा, ये कार्यकारी जो बैठक हो रही है इसको समीक्षा बैठक भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी अभी बैठक में कहा कि हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो समीक्षा करती है, उस तमाम जितने काम है उसके रिपोर्ट कार्ड, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तमाम पदाधिकारी हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या जितने भी मंत्री, सब अपना अपना रिपोर्ट कार्ड अपने प्रदेश के अध्यक्ष को सौंपेंगे। अध्यक्ष जब बैठक, इसके बाद जब दोबारा एक बैठक होगी उसमें हर प्रदेश के जितने भी अध्यक्ष हैं जहां चुनाव हो रहे हैं वो अध्यक्ष अपने प्रदेश के रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे बैठक में। जी रजनीश, इस बैठक और इस मंथन के आधार पे आगामी दिनों में, अगले महीनों में, खासतौर से जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर किन कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचा जाए, संचार और संपर्क की क्या नई रीत और नीति अपनाई जाए, इसको लेकर भी कहीं जोर रहेगा? जी बिल्कुल, इस पे भी हो रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी सरकार की कार्य योजना है, सरकार ने जो काम किए हैं
केंद्र सरकार ने, खासतौर पे कोरोना काल में। उस चीज को लेकर सरकार बताएगी तमाम लोगों को कि कैसे हमारी सरकार ने काम किया। जैसे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अन्न योजना, अनाज योजना जैसे गरीबों तक दिया गया। कोरोना काल में तमाम चीजें देखने मिली, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रही कि अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री ने तमाम, जैसे बताया गया अभी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने बताया 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया, तो वो भी उनके पास जाएंगे कि किस तरह का ये योजना तब्दील किया गया। आगे की जो रणनीति तैयार होगी कि ये योजना जो सरकार की, केंद्र सरकार की योजना रही, वाकई जमीन पे ये रही कि नहीं रही, इन सब पे पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। और क्षेत्र वाइज होगा। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में काफी क्षेत्र है, वहाँ अलग एक टीम लगाई जाएगी। पूर्वांचल क्षेत्र वहाँ अपनी एक टीम लगाएगी, ब्रज क्षेत्र में अलग टीम लगाई जाएगी। तो जितने भी क्षेत्र हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो हर क्षेत्र में पदाधिकारी लगाए जाएंगे, उनके साथ एक टीम लगाई जाएगी। वो पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे। जी, तो बिल्कुल अपने आप में महत्वपूर्ण बैठक, और इस महत्वपूर्ण बैठक में क्या कुछ निकलता है ये शाम तक विस्तार से पता लगेगा। लेकिन निश्चित तौर से जो फोकस रहेगा वो उन राज्यों पर रहेगा जिनमें आगामी समय में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में वहाँ पे संगठन किस प्रकार से और तेजी से काम करे, उस पर फोकस रहेगा। शुक्रिया रजनीश इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बैठक पर आप नजर रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो वहीं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी आज फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के और सीडब्ल्यूसी के सदस्य तारिक हमीद कारा, इन्होंने कश्मीर को लेकर एक भ्रम का वातावरण बनाया और उन्होंने यह भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में इंटीग्रेट किया, जबकि सरदार पटेल वह व्यक्ति है जिनकी भरसक कोशिश रही कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखा जाए। जब पटेल को इस प्रकार से विलीफाई किया जा रहा था, when Sardar Patel was being vilified in the CWC meet, did Sonia Gandhi, the president of Congress party, and Rahul Gandhi object to it? आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं इस वक्त कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में आज देश भर में किसान संगठनों की ओर से रेल रोको का आह्वान किया गया है। 30 से ज्यादा जगहों पर पटरियों पर किसानों के बैठने के कारण रेल यातायात बाधित हुआ है। कुछ ट्रेनें रेलवे को रद्द करनी पड़ी हैं और कुछ ट्रेनों के रास्ते को रोक दिया गया है। और रेल रोको आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में ट्रेनें रोकी गई हैं और कुछ गाड़ियों के रूट बदले गए हैं। इस कारण यात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ जाना था, ये डापर में उतार दिया 22 किलोमीटर। अब हम लोग यहाँ से अकेले हैं, कैसे जाए अब यहाँ से? फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से पंचकुला जा रहे हैं। हमारा एसआई का फिजिकल का टेस्ट है, इनका है आज, मेरा कल है, लेट हो जाएंगे, बट देखेंगे वहाँ जाके, कोशिश करेंगे अगर वो मान जाते हैं तो। किसान आंदोलन है इस वजह से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मेरा, आज ही है, शायद ना पहुँच पाए। कह रहे हैं कि किसान आंदोलन है। तो लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम ऐसे युवा हैं जो नौकरी के लिए अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन वो रास्ते पे खड़े हो गए, उनको पहुंचने का अब साधन नहीं मिल पा रहा। क्या कुछ और स्थिति परिस्थिति बनी हुई, हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है। उर्मिलेश, किस तरीके से देखा जाए रेल रोको आंदोलन की वजह से किसानों का जो आंदोलन है उस वजह से रेलवे के परिचालन में खासतौर से दिक्कत आ रही है, बड़ी संख्या में लोग यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद तमाम लोगों से बात कर चुके हैं, क्या कुछ फीडबैक? जी आरिंदर, बिल्कुल, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि किसानों ने जो रेल रोको आंदोलन था आज उनका, उस आंदोलन के कारण 30 से अधिक जो ट्रेनें हैं उनका जो है उनको रोका गया, वो प्रभावित हुई है। 8 ऐसी ट्रेनें हैं जिनको रेगुलेट किया गया है। उसके अलावा भी
जैसे कि समय हम लोग बताना चाहेंगे आनंद की समय जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर भी दो ट्रेनें एक दो आप देख सकते हैं कि ये जो बांद्रा अमृतसर जो ट्रेन है इसको जाना था, ये 10 बजे से यही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। यहाँ पे तमाम जो यात्री हैं, इन यात्रियों से हमने बात करने की कोशिश की कि क्या कुछ आपको दिक्कतें हो रही है, किस तरीके से परेशानियां हो रही है। तो निश्चित तौर से आनंद, जब आदमी सफर में होता है तो सोचता है कि जल्दी से जल्दी हम लोग अपने गंतव्य की तरफ पहुंच जाएं, लेकिन इस तरीके के जो रेल रोको है इससे कहीं ना कहीं जो रेलवे यात्री है, जो रेल में जो लोग सफर कर रहे हैं, उनके साथ छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार है, कहीं ना कहीं कई बीमार लोग इस जो रेल है उसमें सफर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है परेशानी का सबब लेना पड़ता है, इससे परेशान होते हैं लोग। इस तरीके से यहाँ पर दो ट्रेनें खड़ी है, ये कब जाएंगी, क्योंकि जैसे कि हमने रेलवे अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से रेलवे अगर हमें हरी झंडी मिलती है तो तभी हम यहाँ से इन ट्रेनों का आगे के लिए रवाना करेंगे, कि यहाँ पर एक ट्रेन जो है अमृतसर जाएगी और दूसरी जो ट्रेन है आनंद वो जो है श्री गंगानगर जाएगी। निश्चित तौर से इसमें हजारों जो सैकड़ों जो पैसेंजर है वो पैसेंजर यहाँ पे है। 30 जो ट्रेनें अलग अलग जगह पर प्रभावित है उनमें भी कई सारे पैसेंजर होंगे। 8 जो ट्रेनों को रेगुलेट किया गया है उनमें भी बहुत सारे पैसेंजर हैं। तो निश्चित तरीके से कहीं ना कहीं आनंद, हमारे दर्शक जैसे जानते हैं कि जो आम पैसेंजर इसमें सफर कर रहा है उस आम आदमी को जो है कहीं ना कहीं इस रेल रोके से परेशानी हो रही है आनंद जी। और उमलेश, हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में युवा भी जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जा रहे थे वो क्या अपीयर हो पाएंगे नहीं, इसको लेकर भी संशय बरकरार है। आपने भी जिक्र किया तमाम बीमार लोग निकलते हैं और ऐसे में मौसम भी आज के समय में दिल्ली एनसीआर और आसपास के कई राज्यों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। ऐसे में ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है तब जबकि लोग सड़क पे आ गए। जी आनंद, निश्चित तरीके से जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कई जो सफर करता है आनंद, उस सफर में जो है तमाम लोग जो है जैसे रेलवे में सैकड़ों लोग जो है एक दिन में सफर करते हैं, उसमें तमाम जो बीमार लोग होते हैं, जो छात्र होते हैं, जो नौजवान होते हैं, उसके अलावा भी कई सारे लोग होते हैं जो अपने रिश्तेदारों के परिजनों को मिलने के लिए जाते हैं, जिनके कि वहाँ कोई ना कोई बीमार होता है, उस संकट में हो जाता है, घर के तमाम परेशानियों को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। तो ऐसे में उन तमाम लोगों के लिए कहीं ना कहीं इस रेल रोको आंदोलन से कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं वो लोग परेशान हो रहे हैं। उनके साथ छोटे बच्चे हैं, निश्चित तौर से जब ट्रेन कहीं पे खड़ी होती है तो उनके लिए दूध की समस्या होती है, उनके लिए कहीं ना कहीं खाने और पीने की समस्या होती है। तो इस तरीके से जो रेलवे पैसेंजर है उनको परेशान जो सामना करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, सुबह से जो है ये लोग इससे उम्मीद के साथ खड़े हैं कि कहीं ना कहीं रेलवे क्लियरेंस दे रही रेलवे कहीं ना कहीं इस ट्रेन को आगे ले जाए, क्योंकि इन पैसेंजरों को यहाँ से अमृतसर के लिए जाना है। ये कल जो है वहाँ बांद्रा से मुंबई बांद्रा से जो है चले थे, आज यहाँ पर 10 बजे पहुंचे थे। इस ट्रेन को यहाँ से आगे अमृतसर के निकलना था, लेकिन पैसेंजर यहाँ पर अपनी बोगी में इंतजार कर रहे हैं, बोगी के अंदर बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर बाद ट्रेन चलेगी। तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं उन रेलवे के अधिकारियों से यहाँ पर तमाम लोग जो है संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही आगे से हमें हरी झंडी मिलेगी तभी हम जो है इस ट्रेन को आगे की तरफ रवाना कर पाएंगे। आरेंद्र और उमलेश, क्या कुछ ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं ताकि भले ही थोड़ा एक लंबा फेरा लगे लेकिन लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आगे अग्रसर हो सकें, बढ़ सकें? क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी? जी आनंद, बिल्कुल जैसे कि हमने रेलवे के तमाम आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो ट्रेन अगर यहाँ नहीं आ पाती, क्या कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं, क्या कुछ कहे गए, क्या दिल्ली जो ट्रेन आनी थी क्या वो कहीं बाहर आउटर में खड़ी है। तो निश्चित तौर से ऐसे उनका कहना था कि ऐसे कई ट्रेनें हैं जिनका रूट बदलने की हमने लोगों ने कोशिश किया ताकि वो डिस्टर्बेंस न हो, लोग जो है सुरक्षित तरीके से और जल्दी से अपने गंतव्य पे पहुंच सके। साथ ही कई ट्रेनें ऐसे हैं जिनको कि बाहर ही रोकना पड़ा, क्योंकि जैसे रेलवे जो नई दिल्ली स्टेशन है यहाँ कई ट्रेनों की अपनी एक क्षमता है, ट्रेनें यहाँ पे आती हैं, रुकती हैं और उसके अलावा जो है पैसेंजर उतर के चढ़कर अपने निकल जाते हैं। लेकिन ट्रेन अगर यही इस तरीके से यहाँ पर खड़ी रहेगी तो निश्चित तरीके से जो पीछे जो ट्रेन आएगी उस ट्रेन से कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, ट्रेन भी कहीं ना कहीं इस ट्रेन की वजह से भारी रुकेगी। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो पैसेंजर है उन पैसेंजर को जो परेशानी है उस परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। आरेंद्र और उमलेश, क्या कुछ ट्रेनें रद्द भी हुई हैं? अगर रद्द हुई होंगी तो कई लोगों को अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराना पड़ा होगा, उसमें भी एक तरीके से लोगों को दिक्कतें परेशानी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वापस फिर से आप विंडो पे जाइए और अपना पैसा वापस लीजिए।
जी बिल्कुल, निश्चित तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि जैसे कि लोगों से हम लोगों ने बात की है कि आप लोग कब से, तो कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत अति आवश्यक काम से जाना था। कई लोग कह रहे थे कि हमें लुधियाना जाना है, कई कह रहे थे चंडीगढ़ जाना है, कई कह रहे थे कि हमारे रिश्तेदारी में कोई परेशानी के लिए हमें आगे तक जाना। तो निश्चित तौर से, क्योंकि आंदोलन अपनी जगह है आरेंद्र, लेकिन इस तरीके से आम आदमी को परेशानी कहीं ना कहीं हो रही है। परेशान इसमें आम आदमी हो रहा है। आंदोलन अपनी जगह पे, आंदोलन आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से रेल रोकने से जो छोटे बच्चे हैं उनको तो नहीं पता कि आंदोलन है, वो बेचारे कहीं ना कहीं इस आंदोलन से सफर कर रहे हैं। जो सफर उनका, वो सफर कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सुबह से उनके पास छोटे बच्चे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेन तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे है। हो सकता है कि यहाँ पे जो तमाम जो पैसेंजर है, जो बच्चे हैं, जो परिवार है, उनके लिए कहीं ना कहीं कोई सुविधा हो सकती है। लेकिन बाकी जो ट्रेनें आउटर खड़ी है, बाकी जो ट्रेन दूसरी जगहों पे खड़ी है, जहाँ पर होता है कई सारी परेशानियां हो, इसी तौर पे वहां पे जो पैसेंजर है, उन पैसेंजर को इस रेल रोको आंदोलन से परेशानी हो रही होगी। आरेंद्र, बिल्कुल शुक्रिया और उर्मिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और मिड डे प्राइम में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। और ब्रेक के बाद अब बात कोरोना की करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 13,596 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 19,582 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.12% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,89,694 रह गई है, तो वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.37% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.37% हो गया है। और देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। टीकाकरण अभियान में अब तक 97 करोड़ 79 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण अभियान के तहत 275वें दिन 12,05,000 से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गई। उत्तराखंड में सभी पात्र आबादी को निर्धारित लक्ष्य के 3 महीने पहले ही कोविड रोधी टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य के 74 लाख लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है। उन्होंने बताया कि 34,68,000 लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। पुष्कर सिंह धामी ने टीकाकरण से जुड़े सभी सरकारी, प्राइवेट और स्वैच्छिक संगठनों का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अगस्त के बाद से राज्य में कोविड रोधी टीकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। कोरोना महामारी के संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट जारी है, तो वहीं महामारी की शुरुआत के बाद से एक उपलब्धि हासिल करते हुए मुंबई में 20 महीनों में पहली बार कोविड से कोई मृत्यु नहीं हुई है। इससे पहले पिछले साल 26 मार्च को मुंबई में कोरोना से कोई मृत्यु नहीं हुई थी। पिछले 24 घंटों में कोविड के 367 नए मामलों का पता चला है, जबकि 418 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। मुंबई में स्वस्थ होने की दर अब सुधरकर 97% हो गई है और पॉजिटिविटी दर 1.27% रह गई है। मुंबई में सक्रिय मामलों की संख्या 5,030 है। शहर में पिछले 24 घंटे में 28,600 से अधिक परीक्षण किए गए हैं। उधर गोवा में राज्य सरकार के आदेश के बाद आज कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। स्कूल प्रशासन की तरफ से कोरोना दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। स्कूल मुख्य द्वार पर तापमान जांच करने के साथ ही छात्रों को स्कूल के अंदर
जाने की अनुमति दे रहे हैं। जांच के बाद स्कूल आने वाले छात्रों में से अगर किसी को सर्दी या बुखार की शिकायत है तो सावधानी के तौर पर उसके बैठने की स्कूल प्रशासन की तरफ से अलग से व्यवस्था की गई है ताकि बाकी छात्रों को संक्रमण से दूर रखा जा सके। गुजरात के सूरत के कड़ोदरा GIDC की विवा पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर 12 से अधिक दमकल गाड़ियों ने वहां पे आग बुझाने का काम किया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत की खबर है जबकि 100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि आग से बचने के लिए कुछ लोग फैक्ट्री के ऊपरी तलों से कूद गए। घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियल एस्टेट विकास, औद्योगिक पार्क, IT टावर, बहुउद्देशीय टावर, लॉजिस्टिक, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और अनेक क्षेत्रों में दुबई सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने श्रीनगर में कहा कि दुबई की सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ MOU करके पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा संकेत दिया है कि जैसे भारत तेज गति से एक विश्व शक्ति बन रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर की भी बहुत अहम भूमिका होगी। पूरे विश्व को भारत के ऊपर आज विश्वास है कि भारत बहुत अहम भूमिका निभाएगा भविष्य में विश्व व्यापार में। उसका एक प्रतीक के रूप में आज ये MOU दुबई सरकार और जम्मू कश्मीर शासन के बीच तय हुआ है और एक पड़ाव है जिसके बाद मैं समझता हूं बड़े रूप में विश्व भर से लोग जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए आएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि राज्य में निवेश को लेकर काफी उत्साह दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में जो निवेश की उम्मीद की जा रही है उससे ज्यादा का निवेश प्रस्ताव है। अनुमान हम लोग कर रहे थे कि 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन आज जिस तरह का उत्साह इंडस्ट्री के लोग दिखा रहे हैं और जो प्रपोजल हमारे पास आए और जिस तरह से आज साहब आए, मुझे लगता है कि ये कहना मुश्किल होगा कि 60,000 करोड़ होगा कि 70,000 करोड़ होगा। दुबई की सरकार और जम्मू कश्मीर के साथ MOU पर दुबई की प्रतिनिधि ने खुशी जताई और कहा कि भारत में सड़क परिवहन की अच्छी सुविधा है। We are very pleased about the MOU agreement to cooperate. DP World is very involved in logistics and transportation in India, more than anybody else with the experience in the business. We are committed to connect Jammu and Kashmir to the rest of India. We know how to do that, we know the obstacles, and today I think the Made in India initiative will apply to here, and you will see many products coming out of here to the world. और बात यूपी की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 37 साल बाद विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए आज चुनाव हो रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। रविवार को भारतीय जनता पार्टी समर्थित नितिन अग्रवाल और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह वर्मा ने पर्चा दाखिल किया। सामान्य तौर पर उपाध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं होता क्योंकि अभी तक की राजनीतिक परंपरा के हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष और उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल का होता रहा है। विधानसभा के मुख्य सचिव ने बताया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में उपाध्यक्ष पद के लिए वर्ष 1984 में मतदान हुआ था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इजराइल की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री इजराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड के साथ द्विपक्षीय उन्होंने बैठक करेंगे। इसके अलावा वह राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और नेसेट स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में यह उनका पहला इजरायली दौरा है। रविवार को यरूशलेम पहुंचे डॉक्टर जयशंकर ने इजराइल में भारतीय यहूदी समुदाय से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों में उनके योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि इजराइल में भारतीय यहूदी समुदाय आने वाले वर्षों में दोनों देशों की और भी करीब लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच नवाचार और व्यापार का विस्तार समय की जरूरत है। We also share similar challenges to our society, from radicalism and terrorism, apart from many other emerging developments on the geopolitical landscape. The real thrust, however, is to expand the innovation and trade partnership between our two knowledge economies.
For example, while we collaborated to tackle COVID-19, can we take that to the next level? How should we further augment the contact and collaboration between scientists, students, and startups? I'll be discussing these issues and others in my meetings during my visit. Next year marks the 30th anniversary of full diplomatic relations between India and Israel. India is celebrating the 75th year of our own independence. In 2023, Israel too will be celebrating the 75th year of its independence. These occasions are significant milestones to start new voyages and to cover new horizons. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए की चौथी महासभा आज से शुरू हो रही है, जो 21 अक्टूबर तक चलेगी। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और आईएसए असेंबली के अध्यक्ष चौथी महासभा की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। वैश्विक नेता, सदस्य देश, भागीदार संगठन इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जलवायु पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा को संबोधित करेंगे। वहीं यूरोपियन ग्रीन डील के लिए यूरोपियन कमीशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष फ्रैंक टिमरमैन भी बैठक को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यापार जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स से 87 सेंट यानी 87 सेंट बढ़कर $85.73 प्रति बैरल हो गया है, जो अक्टूबर 2018 के बाद का उच्चतम मूल्य है। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स $1.12 बढ़कर $83.40 प्रति बैरल पहुंच गया है। यह अक्टूबर 2014 के बाद का उच्चतम मूल्य है। पिछले सप्ताह दोनों अनुबंधों में कम से कम 3% की वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि बिजली जनरेटरों की बढ़ती मांग के चलते कच्चे तेल की कीमतों में यह उछाल दर्ज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुनिया भर में कौन सी खबरें हैं आज की सुर्खियां। और विश्व प्राइम में सबसे पहले बात हैती की। हैती में शनिवार को अमेरिका और कनाडा के 17 मिशनरियों का अपहरण कर लिया गया। 16 अमेरिकी नागरिकों और 1 कनाडाई नागरिक के इस समूह में 5 पुरुष, 7 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। अपहरण तब हुआ जब मिशनरी एक संकटग्रस्त कैरिबियाई देश में एक अनाथालय छोड़कर आए थे। अधिकारियों का कहना है कि 400 मावूजो नामक गिरोह ने इस लोगों का अपहरण किया है। इससे पहले अप्रैल में कैथोलिक पादरियों के अपहरण के लिए भी माओवी गिरोह को दोषी ठहराया गया था। गौरतलब है कि हैती में अपहरण की दर दुनिया में सबसे अधिक है। इस वर्ष हैती में अपहरण की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। जुलाई के बाद से यह संख्या लगभग 300% बढ़ गई है। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने रविवार को कहा है कि सीरियाई संवैधानिक समिति की सरकार और विपक्ष सह अध्यक्षों के एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। समिति के पास एक नया बुनियादी कानून तैयार करने का जनादेश है, जो यूएन पर्यवेक्षित चुनाव के लिए अग्रणी है। समिति में सीरिया की सरकार, विपक्ष और नागरिक समाज के 45 प्रतिनिधि शामिल हैं। विशेष दूत गिर पेडरसन ने जिनेवा में कहा कि सीरियाई सह अध्यक्ष संवैधानिक सुधार का मसौदा तैयार करने के लिए सहमत हुए थे। ये पिछले 2 साल में समिति की वार्ता का छठा दौर है और जनवरी 2021 के बाद पहली बार पार्टियों की बैठक हुई है। रूस ने पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 34,303 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह महामारी के शुरुआत के बाद से एक रिकॉर्ड उच्च संख्या है। कोरोना वायरस संक्रमण से 997 लोगों की मौत भी रूस में हुई है। लगभग 8 मिलियन मामलों के साथ कोरोना वायरस से हुई कल मृत्यु का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। रूसी अधिकारियों ने संक्रमण और मौत की तीव्र वृद्धि के लिए एक धीमे टीकाकरण अभियान को दोषी ठहराया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें।
और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। सुचित्रा, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो? बिल्कुल आरेंद्र, T20 विश्व कप से जुड़ी खबरों से हम शुरुआत करते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप के पहले ही दिन बड़ा उलटफेर देखने को मिला। क्वालिफायर ग्रुप बी में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को 6 रन से हराकर सबको चौंका दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 9 विकेट पर 140 रन बनाए। टीम के लिए क्रिस ग्रीव्स ने 28 गेंद पर 45 रन की पारी खेली। वहीं सलामी बल्लेबाज जॉर्ज मूनसे ने 29 रन का योगदान दिया। मार्क वेट ने 22 रन बनाए। जवाब में 141 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 134 रन ही बना सकी। स्कॉटलैंड के गेंदबाजों ने पूरे मैच में कसी हुई गेंदबाजी की और विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। मुशफिकुर रहीम ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए। ग्रीव्स ने 2 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ओमान की टीम ने T20 विश्व कप में शानदार आगाज किया है। प्रतियोगिता के पहले क्वालिफायर मुकाबले में ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को आसानी से 10 विकेट से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पापुआ न्यू गिनी ने 9 विकेट पर 129 रन बनाए। कप्तान असाद वाला ने 56 और चार्ल्स एमिनी ने 37 रन की पारी खेली। ओमान के कप्तान जीशान मकसूद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। जवाब में 130 रन के लक्ष्य को ओमान ने बिना कोई विकेट गंवाए महज 13.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज जतिंदर सिंह ने महज 42 गेंद में 73 रन की आतिशी पारी खेली। वहीं आकिब इलियास ने नाबाद 50 रन बनाए। T20 विश्व कप में आज आयरलैंड का सामना नीदरलैंड से होगा। बड़े टूर्नामेंट्स में कई बार बड़ी टीमों के खिलाफ उलटफेर कर चुकी आयरलैंड की कोशिश जीत के साथ इस प्रतियोगिता की शुरुआत करने की होगी। ग्रुप ए का यह मुकाबला काफी अहम होगा क्योंकि दोनों टीम सुपर 12 चरण में जगह बनाने की दावेदार है। T20 में आंकड़े नीदरलैंड्स के पक्ष में हैं, जिसने आयरलैंड के खिलाफ 12 T20 मैच में से 7 में जीत हासिल की है। नीदरलैंड्स की टीम हालिया एक दिवसीय श्रृंखला में भी आयरलैंड पर भारी पड़ी थी। आयरलैंड ने पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ अलग अलग विश्व कप में जीत दर्ज की हुई है। एक अन्य मुकाबले में बदलाव के दौर से गुजर रही पूर्व चैंपियन श्रीलंका का सामना क्वालिफायर में नामीबिया से होगा। पिछले कुछ समय में खराब प्रदर्शन के कारण श्रीलंका की रैंकिंग में गिरावट आई है, जिसके कारण उसे सुपर 12 चरण में सीधे प्रवेश की जगह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के पहले दौर में हिस्सा लेना पड़ रहा है। श्रीलंका ने 2014 में T20 विश्व कप जीता था, लेकिन इसके अगले साल से उसके शीर्ष खिलाड़ियों ने संन्यास लेना शुरू कर दिया और उनके विकल्प टीम में उनकी कमी को पूरा करने में नाकाम रहे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल में एक दिवसीय सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले चरित असालंका, अविष्का फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस और तेज गेंदबाज चमिका करुणारत्ने से टीम को काफी उम्मीदें होंगी। वहीं नामीबिया की 18 साल बाद विश्व कप में वापसी हो रही है। टीम ने पिछली बार 2003 में विश्व कप में हिस्सा लिया था। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 3-2 से हरा दिया। ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में वेस्ट हैम ने एवर्टन को 1-0 से हराने में सफलता पाई। ला लीगा में बार्सिलोना ने वेलेंसिया को शिकस्त दी। वहीं बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ने बड़ी जीत हासिल करते हुए शीर्ष स्थान वापस हासिल कर लिया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने एक रोमांचक मुकाबले में न्यूकैसल यूनाइटेड को 3-2 से हराने में सफलता पाई। न्यूकैसल ने मैच के दूसरे ही मिनट में विल्सन के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त बना ली। 17वें मिनट में टॉटनहैम के डॉम्बेले ने गोल करके मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। 5 मिनट बाद ही टॉटनहैम ने एक बार फिर हमला बोला और हैरी केन ने गोल करके टीम को 2-1 से आगे कर दिया। पहले हाफ का खेल खत्म होने से ठीक पहले टॉटनहैम के सान मिन ने गोल करके टीम की बढ़त को 3-1 से कर दिया। मैच के अंतिम पलों में स्पर्स के एरिक डियर गलती से अपने ही गोल पोस्ट में गेंद को मार बैठे। इस जीत के साथ टॉटनहैम अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। ईपीएल के ही एक अन्य मुकाबले में वेस्ट हैम ने एवर्टन को 1-0 से हरा दिया है। एंजेलो अग्बोना ने 74वें मिनट में वेस्ट हैम के लिए गोल किया। इस जीत के साथ ही वेस्ट हैम ने लीग में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। ला लीगा में बार्सिलोना ने वेलेंसिया को 3-1 से हरा दिया है। इस मुकाबले में स्टार स्ट्राइकर सर्जियो एग्युएरो ने बार्सिलोना के लिए अपना पहला मुकाबला खेला। मैच का पहला गोल वेलेंसिया की तरफ से 5वें मिनट में हुआ। बार्सिलोना के युवा स्ट्राइकर अंशु फाती ने 7वें मिनट में टीम के लिए पहला गोल किया।
41वें मिनट में बार्सिलोना को पेनल्टी के रूप में गोल करने का एक अच्छा मौका मिला। डेपे ने इस पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम को 2-1 से आगे कर दिया। मैच खत्म होने से कुछ देर पहले कॉटिनो ने बार्सिलोना के लिए तीसरा गोल करने में सफलता पाई। कॉटिनो का बार्सिलोना के लिए लगभग 1 साल बाद गोल किया है। इस जीत के साथ ला लीगा में खराब शुरुआत करने वाली बार्सिलोना लीग में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ने बायर लेवरकुसेन के खिलाफ 5-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। बायर्न ने पूरे मैच के दौरान आक्रामक खेल दिखाया। स्टार खिलाड़ी और शानदार फॉर्म में चल रहे लेवेंडोस्की ने तीसरे ही मिनट में टीम के लिए पहला गोल कर दिया। लेवेंडोस्की ने 30वें मिनट में अपना और टीम का दूसरा गोल कर लेवरकुसेन को दबाव में ला दिया। मुलर ने 34वें मिनट में गोल कर बायर्न की बढ़त 3-0 कर। इसके बाद ग्रॉम्ब्री ने 35वें और 37वें मिनट में 2 गोल किए। इस जीत के साथ बायर्न ने लीग में शीर्ष स्थान वापस हासिल कर लिया है। बोरुसिया डॉर्टमंड ने बुंडेसलीगा में हालांड के 2 गोल की मदद से मोन्स को 3-1 से हराने में सफलता पाई। हालांड ने 54वें और अतिरिक्त समय में गोल किया। इस सत्र में खेले 12 मुकाबलों में केवल 2 बार हालांड गोल करने में असफल रहे हैं। इस जीत के साथ बोरुसिया डॉर्टमंड लीग में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। इटालियन फुटबॉल लीग में यूवेंटस ने एएस रोमा को रोमांचक मुकाबले में 1-0 से हरा दिया है। यूवेंटस के लिए मोइस कीन ने गोल किया। इस जीत के साथ यूवेंटस लीग में 7वें स्थान पर आ गई है। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं आरेंद्र के पास। शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भोपाल में सशस्त्र सीमा बल ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया। ये साइकिल रैली पश्चिम बंगाल के जयगांव से होकर गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगी। इस मौके पर सशस्त्र सीमा बल की 36वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट सुजीत कुमार ने कहा कि इस साइकिल रैली का मकसद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिए गए राष्ट्रीय एकता के संदेश को भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाकर लोगों में राष्ट्रीय एकता के भाव को मजबूत करना है। लगभग 300 साल की जिद्दोजहद के बाद, लाखों कुर्बानियां देने के बाद आज़ादी हासिल हुई है। उस आज़ादी का महत्व जो है आम जन साधारण तक पहुंचाना और उसके बाद उन गुमनाम शहीदों को याद करना जिनका नाम इतिहास में कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से छूट गया है। आज़ादी में सिर्फ अगर हम ये कहें कि चंद स्वतंत्रता जो सेनानी थे उन्हीं की वजह से आज़ादी मिली है, ये गलत है। बहुत सारे जो है गुमनाम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें आम जनता नहीं जानती, और जो भी इस रास्ते में जो साइकिल रैली के रूट में जो भी ऐतिहासिक स्थान जो आ रहे हैं वहाँ पर जाकर के ये साइकिलिस्ट जो हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, शहीदों को याद करते हैं। सौर ऊर्जा के माध्यम से कम लागत पर हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन कर आईआईटी मंडी ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पेश है एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश स्थित आईआईटी मंडी ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक और नया आविष्कार किया है। संस्थान के शोधकर्ताओं ने पेड़ के पत्तियों जैसी उत्प्रेरक संरचना विकसित कर सौर ऊर्जा से कम खर्च पर स्वास्थ्य हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया है। ये शोध आईआईटी मंडी, आईआईटी दिल्ली और योगी वेमना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किया है। आईआईटी मंडी में स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वेंकट कृष्णन ने बताया कि हमने कैल्शियम टाइटेनेट में पीपल के पत्ते की सतह और आंतरिक 3 आयामी सूक्ष्म संरचनाएं बनाई, जिससे प्रकाश संचय के गुण बढ़ गए, जिससे स्वच्छ हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन संभव हो पाया है। Specifically in this work, we were inspired by the light harvesting mechanism of the leaves and replicated the surface and the internal three-dimensional architecture of the leaves, especially the leaf of the peepal tree, in calcium titanate material to enhance the light harvesting properties of this material. Because these two substances are industrially very important. Hydrogen on one hand is the next generation energy source, as the green energy is the future of the energy sector. On the other hand, ammonia is a very important chemical in the fertilizer industry.
डॉक्टर वेंकट कृष्णन को उम्मीद है कि ये शोध स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल उपयोगों के लिए आवश्यक है। We have discovered or designed and developed a new catalyst material, which is a leaf-inspired material, which can do photocatalytic hydrogen evolution and also photocatalytic nitrogen fixation. We have mainly designed a catalyst which is a leaf-inspired material. Our catalyst is this calcium titanate, CaTiO3, and in this catalyst we have introduced some oxygen vacancies, which is called this defect engineering phenomenon. So this oxygen vacancies are mainly the active catalytic sites, both for the hydrogen evolution as well as for the nitrogen fixation reactions. निश्चित रूप से इस तरह के वैज्ञानिक शोध न केवल समाज के विकास को गति देते हैं, बल्कि सौर ऊर्जा को उत्पादन का विकल्प बनाकर पर्यावरण को बचाने में भी मदद करते हैं। डीडी न्यूज के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ऑल इंडिया रेडियो की सिग्नेचर ट्यून को एक यहूदी ने बनाया था। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के साहित्य और कला को समृद्ध बनाने में यहूदी समुदाय ने अहम भूमिका निभाई है। Of course, the community has excelled as poets and artists in India. The name Nissim Ezekiel readily comes to mind, whom we honored with the Sahitya Academy Award. And people of my generation, in fact, grew up with the signature tune of All India Radio that was composed by a Jewish exile in India, Walter Paulo. आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि धरती, हवा और पानी को बचाना महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में स्वदेशी स्टार्टअप और स्वदेशी शोध पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी शोध भी महत्वपूर्ण है। The startups are also the new initiators, and blue economy also to an extent is a new initiative in the government of India and also in the realms of scientific endeavors. And as I said, as we go through the 75th year, the next 25 years, science and particularly so the earth science, which is a relatively a younger stream, is going to be the main currency for the inclusive growth of India. इस खबर के साथ मिड डे प्राइम के इस अंक में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे वेदांता,